हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी ना अपने क्या करने वाले, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले ना अपने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के वो ईयर आफ्टर ईयर होता है, प्रॉफिट को बांटना होता है अमंग द पार्टनर्स। वो अपने बांटेंगे, कैसे बांटते, गलती भी हो जाए तो क्या करना है, पास एडजस्टमेंट, वो सब कुछ अपने कवर अप कर लिए। एंड नाउ ऑनवर्ड्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सब क्या बोलना चाह रहे हो सर? देखो, यदि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब भी फेरबदल होता है उसको अपने रिकंस्टिट्यूशन या रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब सर ये रिकंस्टिट्यूशन और रीस्ट्रक्चरिंग कब कब होता है? रिकंस्टिट्यूशन और रीस्ट्रक्चरिंग में मान लो ए और बी दो जन पार्टनर्स है। ठीक है, अब वो लोग को लगता है कि एक और पार्टनर्स को हमको यहाँ पर डालना है, तो सी पार्टनर एक और जुड़ जाता है। तो जब सी एक और पार्टनर जुड़ेगा तो ए और बी तो कुछ प्रॉफिट बांट रहे थे, कुछ एक केक का फायदा उठा रहे थे, प्रॉफिट इंजॉय कर रहे थे। लेकिन अब जब सी आएगा तो उस ए और बी को थोड़ा सा अपने हिस्सा में से उसको कुछ तो देना पड़ेगा, इजंट इट? तो वो उसको भी थोड़ा सा देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फेरबदल हो जाएगा। पुराने एक रेशियो रहेगा और फिर एक नया एक रेशियो बन जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फेरबदल हुआ। फिर सर सिमिलरली रिटायरमेंट के केस में मान लो ए बी सी है, ए क्या कर दिया, रिटायर कर जा रहा है। रिटायर कर देना मतलब फॉर एनी रीजन, वो यूएसए जाना चाह रहा हो या फर्म से निकलना चाह रहा हो, निकले ना, कोई दिक्कत नहीं, हो ही सकता है। ठीक है, जब वो निकल रहा है तो इन दैट केस क्या होगा, फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फेरबदल होगा। मान लो पहले 3 जन एक केक को खा रहा था, अभी उस केक को सिर्फ 2 जन खाएगा, अब रेशियो भी अलग रह जाएगा। सिमिलरली डेथ के केस में यदि कोई मर जाता है, उसमें जा तो रहा है लेकिन यहाँ पर मर गया है, ठीक है, तो उस केस में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फेरबदल होगा। और चौथा सिनेरियो जो होता है ना, जो कि नाम ही बताता है कि मान लो ए बी सी है कंटिन्यूइंग पार्टनर से, फिर ए बी सी चलेगा लेकिन वो लोग एग्रीमेंट करते हैं दैट वी गोना चेंज आवर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी हम लोग नया रेशियो में करेंगे। तो इस 4 सिनेरियो में अपना क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, जिसको अपने बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इज दैट क्लियर? अब ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो बोलते हैं, इसको करते समय अपने को क्या करना होता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज एन अकाउंटेंट। ठीक है, सो देखो बहुत सारे बुक में ना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एक अलग चैप्टर, रिटायरमेंट अलग चैप्टर, डेथ अलग चैप्टर, चेंज इन पीएसआर अलग चैप्टर करके दिया रहता है। अपने इसको एक अम्ब्रेला के अंदर यदि रिकंस्टिट्यूशन मान के चले और रिकंस्टिट्यूशन के सिनेरियो में क्या होता है वो समझ जाए, तो एडमिशन से रिटायरमेंट का जो जर्नी रहेगा ना, उसमें थोड़ा सा ही अपने को डिफरेंस मिलेगा, और रिटायरमेंट से डेथ में फिर थोड़ा सा ही अपने को डिफरेंस रहेगा, जिसको अपने को समझना होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। सो मेरा क्या रहेगा, एक अम्ब्रेला वाइज रिकंस्टिट्यूशन समझाने का कोशिश करेंगे हम, उसके बाद हम हर एक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर के साथ हम इन सबको आपको लिंक करके सम्स भी बताते रहेगा। तो इससे क्या होगा ना, कम क्लासेस में आपको मैक्सिमम समझ में आ जाएगा विथ लेस इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन रिकंस्टिट्यूशन। और एक और चीज बच्चों, जो भी मैं बोलूंगा ना उसको एक समराइज्ड वे में आपको क्या होगा, नोट्स मिल जाएगा, जो कि आपको दिख भी रहा है। ठीक है, तो यहां देखो, रिकंस्टिट्यूशन, रिकंस्ट्रक्शन, restructuring of the profit sharing ratio in a partnership form of organization takes place in 4 ways: admission, retirement, death और change in profit among the existing partners। इसको अपने डिस्कस भी कर चुके हैं। जब ये रिकंस्टिट्यूशन होता है तो क्या होता है, एक तो चीज समझ में तो आ गया सर कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक रहने वाला है और एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहने वाला है। और जो प्रॉफिट है जिसको अपने केक समझ सकते हैं, मान लो ए और बी पार्टनर है और वो लोग उस केक को एंजॉय कर रहा था, तो एक नया पार्टनर जब आएगा तो उस नया पार्टनर को भी तो उसी केक में से थोड़ा सा देना है। तो या तो ए बी, या तो कोई ए या तो सिर्फ बी उस पार्टनर के लिए जो आ रहा है उसके लिए थोड़ा सा कुछ त्याग देगा, मतलब कुछ सेक्रीफाइस करेगा। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है सर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ होने वाला है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने वाला है, क्योंकि फेरबदल हो रहा है। रिकंस्टिट्यूशन से पहले का, रिकंस्टिट्यूशन से बाद का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, जिसको अपने बोलते हैं ओल्ड एंड न्यू। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सर, अब एक और चीज समझो क्या होता है नेक्स्ट। मान लो ए और बी पार्टनर्स है, 5 साल पहले वो लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया हुआ है, एंड ए ने 10 लाख का कंप्यूटर इन्वेस्ट किया हुआ था। एक छोटा सा एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेने का कोशिश कर रहा हूं मैं। और बी क्या किया था, 10 लाख का गोल्ड इन्वेस्ट किया था।
5 साल के बाद वो लोगों को लगता है कि एक और पार्टनर को हम लोगों को क्या करना चाहिए, ले लेना चाहिए, और या एक और पार्टनर मेरे से जुड़ना चाहता है, ठीक है। तो जब वो जुड़ना चाह रहा है ना, तो वहाँ पर 10 लाख लगाया गया था, 20 लाख रुपया का कैपिटल था, वो लोग को मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था, इक्वली ले लेते थे। अब जब तीसरा पार्टनर जब जुड़ना चाह रहा है यहाँ पर, तो इन दैट केस उसको थोड़ा पैसा तो देना पड़ेगा एज ए कैपिटल, फ्री में तो अपने उसको आने देंगे नहीं। तो वो क्या बोल रहे हैं ना कि ठीक है 10-20 लाख रुपया आप लोगों ने लगाया था, मेरा भी यहाँ पर 10 लाख रुपया ले लो, तो 10-10-10 हो जाएगा, एंड देन अपने को क्या करना है, बिजनेस चलाते हैं फिर तीनों जन मिलके। वाह कितना बढ़िया रहेगा, ठीक है। सो एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग वाइज, हाँ भाई 10 लाख रुपया दो चलो, बट एक्चुअली में देखो प्रैक्टिकली सोचो, ऐसा होगा कि हम कुछ गलत सा फीलिंग आ रहा है ना, कुछ गड़बड़ वाला फीलिंग आ रहा है ना, वो CID वाला जैसा, कुछ तो गड़बड़ है वाला, ठीक है। क्या गड़बड़ है, ओके। जो बी ने 10 लाख का गोल्ड लगाया था, अभी के डेट में उस 10 लाख का गोल्ड का वैल्यू 5 साल के बाद मान लो 80 लाख रुपया होगा। और मान लो यदि सी जुड़ जाता है, ठीक है, एंड 1 साल 2 साल के बाद यदि फर्म बंद हो जाता है, तो जब सब चीज़ को बेचा जाएगा और सब चीज़ में आपस में जब बांटा जाएगा, तब तो सी को भी उस गोल्ड का फायदा मिल जाएगा। उसने तो भाई पुराने हिसाब से दे दिया पैसा। डोंट यू थिंक दैट इज अ रॉन्ग, ओके। उसने तो पुराने हिसाब से दे दिया, और बाद में जब बिजनेस बंद होगा तब तो उसको तो अच्छे से एकदम मलाई खा के निकल जाएगा वो, ऐसा नहीं होगा, ओके। तो वो बोलेगा आज के डेट में गोल्ड का वैल्यू है 80 लाख रुपया, 80 + 10 90, वो कंप्यूटर वाला 90 लाख रुपया के हिसाब से तुम्हारा जो बनता है वो दो, और अपने क्या करेंगे, बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, तुमको हम इन्वॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? देखो अगला भी बेवकूफ़ नहीं है, अगला भी दिमाग है। आज के डेट में दुनिया में यदि किसी को बेवकूफ़ समझते हो ना, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ तुम होगे, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, वो जो सी जो है ना, वो बोलेगा बात तो सही बोला, आज के डेट में उस गोल्ड का वैल्यू है 80 लाख रुपया, ठीक है, 80 लाख के हिसाब से मेरे को देना भी पड़ेगा, अंडरस्टूड, वेल अंडरस्टूड। बाद में जाके बिजनेस में मेरा भी फ़ायदा है, मेरा भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उस कैपिटल जब डिसॉल्व होगा, जब बंद होगा, तो मेरे को भी फ़ायदा मिलेगा, सब कुछ सही बात है। लेकिन व्हाट अबाउट दैट कंप्यूटर? वो कंप्यूटर 10 लाख में लिया गया था, आज के डेट में उस कंप्यूटर का वैल्यू सिर्फ 4 लाख रुपया है या 2 लाख रुपया है, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। हम क्यों 10 लाख के हिसाब से दें? हमको तो कंप्यूटर का भी मार्केट वैल्यू लो, सिर्फ गोल्ड का लेने से नहीं होगा। तो ये भी बात तो लॉजिकल है। तो मान लो कंप्यूटर का वैल्यू कितना हो गया है, अभी 4 लाख है, ओके। तो 80 + 84 लाख रुपीस आज के डेट में मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो क्या हुआ, एक कैपिटल हुआ। उसके हिसाब से सी को कितना लाना है, वो अपना पैसा लेके आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सी दिस इज व्हाट इज द मतलब नेगोशिएशंस बिटवीन टू, एंड काफी लॉजिकल लग रहा है सर। इसी हिसाब से जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होंगे फर्म में, उसको क्या किया जाएगा, ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन PSR, सब में कॉमन ही है, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन उसको रीवैल्यू किया जाएगा, और रीवैल्यू करके जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, उस प्रॉफिट या लॉस को क्या करेंगे, पुराने पार्टनर का हक है उसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर भी वो लोगों का हक है, और नुकसान हो गया तो पुराने पार्टनर को भुगतना पड़ेगा उसके ऊपर। तो वो लोग आपस में बांट लेंगे अपने पुराने रेशियो में। वेरी लॉजिकल। और इस चीज को करने के लिए ओके अपने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, एक अकाउंट खोलते हैं रिवैल्यूएशन, ओके, जिसमें यदि एसेट बढ़ गया तो एसेट अकाउंट डेबिट, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, टू रिवैल्यूएशन। लाइबिलिटीज घट गया तो अपने को क्या करना है सर, फिर फायदा हो गया तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। एसेट कम हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। तो ऐसे करके अपना क्या हो जाता है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के निकल जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, फायदा नुकसान दिखने वाला है, इसको नॉमिनल नेचर का है ये, ठीक है, जहां पर अपने फायदा और नुकसान लिखते हैं। उसके बाद अपना जो मार्केट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, वो एक नए बैलेंस शीट में आफ्टर द रिकंस्टिट्यूशन का जो बैलेंस शीट रहेगा उसमें लिखा जाएगा, और उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस बांट दिया जाएगा। ये करना मैंडेटरी है, चाहे वो कुछ भी हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन PSR, कुछ भी हो, ये करना ही पड़ेगा, ये होता ही होता है।
ये चीज़ तो पहले अपने न्यू एंड ओल्ड का चक्कर होगा, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का चक्कर होगा, ठीक है। और इसी रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैं यहाँ पर एक समझाने के लिए यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। यदि इसको अपने लेजर फॉर्मेट में देखें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने क्या बोला, एक नॉमिनल नेचर का होता है सर, ये नॉमिनल नेचर का, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी फायदा होता है अपने क्रेडिट साइड में लिखते थे और जितना भी नुकसान होता है उसको अपने डेबिट साइड में लिखते थे, सेम वैसा ही रहेगा यहाँ पर। तो देखो एसेट बढ़ेगा तो फायदा हुआ, लायबिलिटी घटेगा तो फायदा हुआ। कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट था, स्टोर में पड़ा हुआ था, कहीं पर था, ओल्ड टाइपराइटर था, मालूम ही नहीं था, दिख गया ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, फायदा हो गया फर्म के लिए, तो ठीक है, वो भी यहाँ पर। तो फायदा जितना भी रहेगा अपने क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और कितना से फायदा हुआ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितना से फायदा हुआ, ओके। कभी कभी बोले 1 लाख का एसेट था, अभी क्या हो गया 1,20,000 हो गया, तो यहाँ पर 1,20,000 नहीं लिखना है, फायदा कितना से हुआ 20,000 से हुआ, तब क्रेडिट साइड में 20 लिखोगे। उसी हिसाब से जब एसेट डिक्रीज होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगा, जब नुकसान होगा डेबिट साइड में लिखा जाएगा और कितना से होगा वो यहाँ पर रहेगा। और अल्टीमेटली या तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आएगा या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आएगा। प्रॉफिट आएगा तो अपने यहाँ पर लिखेंगे डेबिट साइड में, लॉस आ गया तो अपने क्रेडिट साइड में आ जाता है बैलेंसिंग करते समय। सो ठीक है, ये एक मैंडेटरी चीज है जो अपने करते हैं। थर्डली क्या होता है यहाँ पर, ओके, मान लो ए और बी 5 साल से मेहनत कर रहा है, जो ओल्ड पार्टनर से वो 5 साल से मेहनत करके बैठे हुए हैं, एक नाम बनाया मार्केट में, एक रेपुटेशन बनाया। आज के डेट में उस XYZ फर्म को सब कुछ जानता है, सब कोई पहचानता है, नाम से बिक्री हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और हम सी को ऐसे ढुकने दे दें, मतलब मेहनत करें 5 साल से, हम मलाई दे हम सी को ऐसे ही, ये नहीं होगा। या ए बी सी है, तीनों ने मेहनत किया और ए अब रिटायर हो रहा है, तो क्या रिटायर होकर के ऐसे चला जाएगा? वो बोलेगा मैंने भी जो मेहनत किया है ना, यहाँ पर एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने में, रेपुटेशन क्रिएट करने में, मेरा जो हक का पैसा जो आता है उस ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने में, वो भी मेरे को दो मेरा हिसाब किताब में। तो ये ब्रांड वैल्यू रेपुटेशन क्या हो, इसको अपने बोलते हैं गुडविल बोलते हैं, ठीक है। अपने पहले भी समझे थे, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, ओके। इसको लेकर अलग से डेडिकेटेड वीडियो रहेगा, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या फॉर्मूला से, उसको भी अपने समझेंगे। बट यहाँ पर अपने समझ रहे हैं कि सर गुडविल को भी अपने को क्या करना पड़ेगा, वैल्यू करना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ओके। एंड उसको कैलकुलेट करने के बाद वो जो गुडविल है, वो जो इनकमिंग पार्टनर इन द केस ऑफ एडमिशन सी जो आ रहा है, वो सी गुडविल का हिस्सा भी लाएगा। और वो कौन लेगा? जो त्याग दे रहा है, जो सैक्रिफाइस कर रहा है। ए और बी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो दोनों को मिलेगा। सिर्फ ए सैक्रिफाइस कर रहा है तो ए को मिलेगा, सिर्फ बी सैक्रिफाइस कर रहा है तो बी को मिलेगा। तो ये अपना जरूरी हो जाता है। इन सिमिलर वे यदि रिटायरमेंट और डेथ के केस में जब एक आध पार्टनर जा रहा है, ठीक है, जब वो जा रहा है ना, तो उसको भी क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। अब किसको फायदा हो रहा है? बी एंड सी को फायदा होगा, तो बी एंड सी ए को देगा क्योंकि ए रिटायर कर रहा है। और एडमिशन के केस में किसको फायदा होगा? सी को फायदा होगा, तो सी देगा। किसको देगा? जो त्याग दे रहा है। तो बेसिक फंडामेंटल फैक्ट ये है कि जिसको फायदा होगा वो देगा, जिसको नुकसान हो रहा है। इज दैट क्लियर? सो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ कॉमन हो गया, चेंज इन पीएसआर में भी यही फंडा अप्लाई होता है। सो यहाँ पर अपने को गुडविल भी कैलकुलेट करना पड़ता है। और देते किस में? जिस हिसाब से वो लोग त्याग दे रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, ओके, एडमिशन के केस में, तो उसी हिसाब से वो लोगों को दिया जाएगा। एंड रिटायरमेंट के केस में जिस हिसाब से बी और सी को फायदा हो रहा है, तो वो बी और सी उसी रेशियो में उस जो गुडविल का जो वैल्यूएशन आया रहेगा वो ए को दे देगा। सो आई बिलीव यू ऑल अंडरस्टूड दिस रिकंसिडरेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मेनली क्या चीजें होती है। एक ओल्ड और न्यू रेशियो का चक्कर आता है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का चक्कर आता है, और एक जो गुडविल ऑफ द फर्म, यदि गुडविल क्रिएट किया हो तो ठीक है। और रहता ही है, गुडविल वाला अपने को क्वेश्चन देगा ही, ओके। हाँ, ऐसा भी हो सकता है गुडविल क्रिएट ना किया हो, नहीं किया रहेगा तो कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे, ओके। लेकिन हाँ, होने से वो गुडविल का चक्कर होगा, उसको वैल्यू किया जाएगा एंड बांटा जाएगा। अब सर ये गुडविल कैसे वैल्यू करते हैं, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारे अपने छोटे छोटे वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में कवर अप करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में वी गोना अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस रेशियोज, एंड उसके ऊपर अपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ओके। एंड उसके बाद वाला वीडियो में अपने समझेंगे गुडविल क्या होता है। एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट, ओके, कंसेप्चुअली इसमें क्या क्या होता है। एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अपने को भी थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलता है टू मेक मोर वीडियोज फॉर यू पीपल। ओके, बाय बाय, take care, see you all and love you all.